जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट देखे थे कि डीएनए जो है वो एक आनुवांशिक पदार्थ है और उसे आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। यहाँ पर डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसको पता किया गया था कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट से। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो डीएनए की दोहरी कड़ी संरचना पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे डीएनए की दोहरी कड़ी संरचना और बारी बारी से समझेंगे डीएनए की दोहरी कड़ी संरचना। डीएनए का जो खोज हुआ था, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो डीएनए का जो खोज हुआ है, डीएनए की खोज 1869 में किसने किया था? फ्रेडरिक मेसर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में फ्रेडरिक मेसर नामक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने किया था एवं इन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा था। न्यूक्लिन एक ऐसा पदार्थ जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। उन्होंने डीएनए नहीं बोला था, उन्होंने डीएनए का खोज तो 1869 ईस्वी में किया था, लेकिन उसे डीएनए के नाम से नहीं, उसे न्यूक्लिन के नाम से जानते थे, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो डीएनए के बारे में उन्होंने क्या बताया था, तो डीएनए के बारे में उन्होंने कहा था कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। और डीएनए के दोनों जो कड़ी होते हैं, दोनों श्रृंखलाएं होते हैं, वो आपस में समांतर रूप में मौजूद होते हैं। ये फ्रेडरिक मेसर का कहना था, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएनए का जो दोनों श्रृंखला होता है वो प्रति समांतर एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे डीएनए, इनके अनुसार क्या था? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसमें कई न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कई न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन उन्होंने क्या गलत बोल दिया था कि डीएनए के जो दोनों कड़ी होते हैं वो कैसे होते हैं? समांतर रूप में मौजूद होते हैं। ये बात उन्होंने गलत बोला था, क्योंकि डीएनए के दोनों कड़ी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रति समांतर रूप में एंटी पैरेलल रूप में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिर डीएनए के मॉडल को जो समझाने का काम किया था वो किया था वाटसन एवं क्रिक ने। अच्छे तरह से डीएनए क्या होता है, उसका संरचना कैसा होता है, इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले जो मॉडल प्रस्तुत किया था, अच्छा मॉडल, मान्य मॉडल, वो कौन थे? वाटसन एवं क्रिक थे। और वाटसन एवं क्रिक जो थे वो किसके आधार पर उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था? उन्होंने मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो विल्किंस एवं फ्रैंकलिन के दिए गए मॉडल के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, विल्किंस एवं फ्रैंकलिन के दिए गए एक्सरे विवर्तन के आधार पर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का दोहरी कड़ी नमूना
प्रस्तुत किया। डीएनए का दोहरी कड़ी नमूना प्रस्तुत किया। कह रहा है कि विल्किंस एवं फ्रैंकलिन के कौन से एक्सपेरिमेंट, एक्सरे विवर्तन एक्सपेरिमेंट के आधार पर। एक्सरे विवर्तन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सिंपली एक्सरे किरण को डीएनए को सेल से आइसोलेट करके उसको एक मीडियम से अलग करके क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक्सरे किरण पास किया जाता है और उसके कई क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो उसको आधार मान करके, जो विल्किंस और फ्रैंकलिन का था, उसी डीएनए मॉडल को आधार मान के इन्होंने क्या किया था कि 1953 ईस्वी में डीएनए का दोहरी कड़ी नमूना को प्रस्तुत किया। अभी ये डीएनए का दोहरी कड़ी नमूना कैसा था उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद इन्होंने और डीएनए के बारे में क्या क्या बताया था उसको समझाएंगे। तो पहले आप इस पॉइंट को नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसमें लिखे थे कि डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं यहाँ पर समझेंगे। न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मिले 3 यौगिकों के मिलने से बना होता है। फर्स्ट होता है फॉस्फेट, सेकेंड जो होता है वो होता है राइबोज शर्करा। डीएनए है तो उसमें डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। और थर्ड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस हम आपको बताए थे कि डीएनए जो होता है, डीएनए में नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के यहाँ पर होंगे, प्यूरिन और पैरामिडिन। और प्यूरिन जो होते हैं वो ए और जी, और पैरामिडिन जो है वो CUT होता है। ए का मतलब एडनिन, जी का मतलब ग्वानिन। एडनिन और ग्वानिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, जबकि जो साइटोसिन है, यूरासिल है और थाइमिन है ये पैरामिडिन होते हैं। अब ये 5 में से 4 जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो डीएनए में होते हैं। अगर डीएनए में देखा जाए कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं तो उसमें ए, टी, जी और सी होता है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और जी हमेशा सी के साथ जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ये डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन बेस है। और ये नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट जब तीनों मिल जाते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में पढ़ेंगे। यहाँ पर फॉस्फेट का मतलब P संकेत है, राइबोज शुगर के लिए एस, और एन बेस यहाँ पर ATGC है। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन बेस लिखते हैं ATGC। बहुत सारे होते हैं, लिख सकते हैं इसमें। अब ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा हुआ है? शुगर से। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बेस पे इधर हम लोग शुगर को जोड़ देंगे इस प्रकार से, सभी नाइट्रोजन बेस को शुगर से। अब ये शुगर जो है वो किससे जुड़ा होता है? फॉस्फेट से जुड़ा होता है। ये फॉस्फेट से इसको जोड़ दिए। अब ये नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड का। ये नाइट्रोजन बेस, ये शुगर, इसके साथ भी जब फॉस्फेट को जोड़ देंगे तो ये भी क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके साथ भी फॉस्फेट, सभी के शुगर के साथ क्या कर देंगे इस प्रकार से, फॉस्फेट को ऐड करेंगे। और जैसे ही सभी शुगर के साथ फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाएगा तो ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड, लेकिन सब के सब न्यूक्लियोटाइड जो है वो अभी अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग आपस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए नाइट्रोजन बेस और शुगर है। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बंध, एन ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। ये फॉस्फेट है और ये शर्करा है, शुगर है। इसके बीच में जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बंध। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और इनके बीच में ये एक और फॉस्फोएस्टर बन जाता है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने फॉस्फोएस्टर बंध हैं? 2। तो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर डाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बंध। ध्यान रखिएगा,
डीएनए में जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड अणु के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध होता है। फॉस्फोएस्टर बंध कहाँ होगा? फॉस्फेट और शुगर के बीच में। इसी प्रकार से सबके सब जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी सब जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए तो इनके जुड़ने से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना है। लेकिन अभी ये एक श्रृंखला बना है, दूसरा श्रृंखला भी बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन बेस के बारे में कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और गुआनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ। तो अगर ये यहाँ पर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो इसके सामने कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा? इसके सामने जो होगा वो टी होगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी और टी के सामने ए। अब इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अब वो जो बॉन्ड होता है ए और टी के बीच में वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। टी और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर डबल और यहाँ पर डबल। ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनके बीच में कौन सा बंध होता है? एच बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। अब यह नाइट्रोजन बेस लिख लिए सेकेंड स्ट्रैंड के। अभी नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ते हैं? शुगर से। इनके सामने सब के सामने शुगर को ऐड कर दीजिए इस प्रकार से। अब शुगर जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? फॉस्फेट से जुड़ा होता है इस प्रकार से, फॉस्फेट। सबके सामने फॉस्फेट लगा दिए। अब इनको डाइएस्टर बॉन्ड से क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो ये जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये डीएनए का एक सिंप्लीफाइड मॉडल है। ठीक है कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है। इसमें कई न्यूक्लियोटाइड अणु आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बॉन्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंध, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होगा। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में इन ग्लाइकोसिडिक बंध, शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बंध, और दो न्यूक्लियोटाइड अणु के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बंध। अगर हम लोग दूसरा डायग्राम देखें, यहीं से एक और चीज़ समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और फॉस्फेट पहले ऐड कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है ये बेस पेयर है, बेस पेयर है। और ये एक बेस पेयर में जो हाइड्रोजन बंध होता है, इस हाइड्रोजन बंध का लेंथ होता है, और वो लेंथ होता है 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम। नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, उनका लेंथ होता है 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक नाइट्रोजन बेस से दूसरे नाइट्रोजन बेस, ये एक नाइट्रोजन बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, और इन दोनों के बीच में ये जो दूरी होता है, दो नाइट्रोजन बेस के बीच का जो दूरी होता है, ये होता है आपका 0.34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में देखा जाए तो ये 3.4 नैनोमीटर होगा। एंगस्ट्रॉम में कितना होगा? 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं अगर देखा जाए तो ये शुगर है और ये भी शुगर है, तो शुगर से शुगर के बीच का जो दूरी होता है वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये फॉस्फेट से फॉस्फेट के बीच का जो दूरी होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये कुछ डाटा है, इसको नोट कर लेना है। दो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम, जबकि दो बेस पेयर के बीच का जो दूरी होता है वो 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं एक शुगर से दूसरे शुगर के बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियोटाइड के दोनों स्ट्रैंड के बीच में, वो 11.1 एंगस्ट्रॉम होता है, और फॉस्फेट से बीच का जो दूरी होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसी को दूसरे तरीके से देखा जाए डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो ये इस प्रकार से डीएनए जो होता है वो दोहरी कड़ी संरचना होता है। इस प्रकार से डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं। अब एक स्ट्रैंड जो होता है उसकी पोलैरिटी जो ध्रुवणता होती है वो होता है 3 से 5, 3 से 5, और दूसरा जो होता है उसका जो ध्रुवणता होता है वो 5 से कहाँ होता है? 3 तक होता है। इस प्रकार से वाटसन ने बताया था कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, जिसमें दो
न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, प्रति समांतर रूप से, विपरीत रूप से मौजूद होते हैं। अब ये जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। ये जो एक कुंडली बन रहा है, इस कुंडली को हम लोग बोलेंगे हेलिक्स। हेलिक्स या इसी को बोलते हैं पीच। हेलिक्स या पीच होता है और इसका लेंथ जो होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम, या इसी को नैनोमीटर में अगर देखा जाए तो ये होता है आपका 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर। इसको यहाँ पर सही कर लेना है। ये 0.34 नैनोमीटर होता है। एमस्ट्रॉन्ग में ये कितना जगह 0.34 एमस्ट्रॉन्ग, उसको सही कर लेना है। यहाँ पर देखिए हेलिक्स और पिच लेंथ जो है वो 34 एमस्ट्रॉन्ग है और 3.4 नैनोमीटर होता है। अब एक हेलिक्स या पिच जो होता है इसमें बेस पेयर मौजूद होते हैं और बेस पेयर का जो नंबर होता है वो 10 होता है। इसमें लिख सकते हैं समझने के लिए 10 ATGC। ए के सामने हमेशा टी होता है, टी के सामने ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। इस प्रकार से अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एटी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक पीच है। इसको इसी प्रकार से सभी में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन बेस पेयर। इस प्रकार से ये डीएनए का एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। इसमें ध्यान रखना है कि पीच जो होता है, पीच या हेलिक्स का जो लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, जबकि बेस पेयर के बीच का जो दूरी होता है यहाँ पर बताए हैं, बेस पेयर के बीच का जो दूरी होता है वो कितना होगा 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं लेंथ बताए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो लेंथ है वो होता है 2.8 से 3 एंगस्ट्रॉम, और शुगर से शुगर के बीच का दूरी 11.1 एंगस्ट्रॉम, और फॉस्फेट से फॉस्फेट 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद ये तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है जो एग्जाम में कभी कभी आता है तो अपनाने के लिए रहता है। अब हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 108 में शायद, इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर पहले इसको नोट करना है तो नोट, फिर इसके बाद जानते हैं केमिकल स्ट्रक्चर, इस पर संभव नहीं है। तो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिंपली सबसे पहले फॉस्फेट आता है। फॉस्फेट होता है इस प्रकार से, फॉस्फेट से जुड़ा होता है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसमें होता है CH2OH। ये CH2 जो होता है 5वां कार्बन होता है, इसी से जुड़ा होता है इस प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर में। HOH, और ये जो फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन बेस, वो ATGC में से कोई और हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये फॉस्फेट है, ये है राइबोज शर्करा, तो एक का H और दूसरे का OH आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इनके रिएक्शन से क्या होता है, जो H2O है वो H2O बाहर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग -H2O। तो ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना -H2O के होने से इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोल रहे थे। जबकि ये नाइट्रोजन बेस और ये फर्स्ट कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है शुगर के, इसको हम लोग N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कार्बन का नंबरिंग कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 कार्बन है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा हम लोग ले सकते हैं
अब ये OH है, तो इस OH के साथ नेक्स्ट वाला जो फॉस्फेट है उसका रिएक्शन होता है। देख सकते हैं ये फॉस्फेट, इसका OH, अब ये इस OH से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, -H2O, और जब -H2O हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये थर्ड कार्बन जो है वो इसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा। अब ये जो OH है वो नेक्स्ट राइबोज शर्करा के CH2OH से रिएक्शन करता है, तो नेक्स्ट राइबोज शर्करा में यहाँ पर आएगा OH और आएगा CH2। ये जो CH2 होता है वो फोर्थ कार्बन से जुड़ा होता है, पांचवा कार्बन पर, इस प्रकार से ये थर्ड कार्बन HOH, सेकेंड कार्बन HH, और इस फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं T। यहाँ पर भी H और OH आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, -H2O होगा। अब ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन है। यहाँ पर फिर से फॉस्फेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो अभी संभव नहीं है यहाँ पर बनाना। अब इधर देखिए, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो ये आपस में जुड़ गए। इसी प्रकार से इधर भी समान न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। अब ए जो होता है ये किसके साथ जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ, थाइमीन के साथ जुड़ा होता है, और थाइमीन जो है वो किससे जुड़ेगा, राइबोज शर्करा के फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है, इस प्रकार से। फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर ऊपर की ओर CH2OH होता है। अभी ये जो OH है फॉस्फेट के OH से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इस प्रकार से। इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, -H2O, तो ये एक हो गया। सेकेंड इधर से ये T है, तो T के साथ कौन जुड़ता है, A जुड़ता है, और ये इसमें भी ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन के ऊपर होता है CH2OH। अभी जो थर्ड कार्बन है इसका OH, ये जो फॉस्फेट है इसके OH से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और इसके OH से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोएस्टर बंध बनेगा, इस प्रकार से, -H2O। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, और उनके जुड़ने से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनता है, और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, DNA कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो है ये कौन सा कार्बन था, पांचवा कार्बन, ये यहाँ पर पांचवा कार्बन है, और ये यहाँ पर कौन सा कार्बन है, थर्ड कार्बन। तो अगर हम लोग एक स्टेट की पोलैरिटी देखें, ध्रुवता देखें, ये 3 से 5 की ओर है। इसमें दूसरा में देखिए, ये जो कार्बन है ये पांचवा कार्बन है, और ये जो कार्बन यहाँ पर है ये कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। तो इसकी ध्रुवता देखें तो ये 5 से 3 है, और ये 3 से 5 है। ये बात किसने बताया था, वाटसन एवं क्रिक ने अपने मॉडल में। जो वैसे स्टूडेंट जो नहीं नोट किए होंगे इसको, वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट कर। हेडिंग डालेंगे, DNA की दोहरी कड़ी श्रृंखला की विशेषता। DNA की दोहरी कड़ी संरचना की विशेषता। पहला पॉइंट क्या होता है कि DNA क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। DNA एक
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब इसमें जो दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो प्रति समांतर रूप से मौजूद होते हैं। इसमें लिख सकते हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं प्रति समांतर एंटी पैरेलल को बोलते हैं ध्रुवणता, पोलैरिटी रखती हैं, अर्थात एक श्रृंखला तीन से पाँच में तथा एक 3 से 5 दिशा में लिख सकते हैं तथा दूसरी 5 से 3 दिशा में मौजूद होता है ठीक। एक जो श्रृंखला है उसकी ध्रुवणता जो है वो 3 से 5 है और दूसरी जो श्रृंखला है उसकी ध्रुवणता जो है वो क्या होता है 5 से 3 की ओर मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन बेस को क्षार करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसी में लिख सकते हैं एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ दो हाइड्रोजन बंध एवं ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। कि एडेनिन के बीच और थायमीन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा क्या होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इस पॉइंट को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं 5वां पॉइंट, प्रत्येक श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है। दक्षिणावर्ती कुंडलित का मतलब होता है कि मान लीजिए कि रस्सी या धागा है, उसको दाएं हाथ की ओर क्या करें, इसको मूव कर दें। तो इसी प्रकार से डीएनए जो होता है वो दक्षिणावर्ती कुंडलित होता है, ठीक है ना। दक्षिणा का मतलब दाहिने हाथ की ओर क्या है, घुमाया हुआ हो। तो ये प्रत्येक श्रृंखलाएं जो होती है वो दक्षिणावर्ती कुंडली होती हैं तथा पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर अर्थात 34 एंगस्ट्रॉम होता है तथा प्रत्येक पिच में 10 बेस पेयर क्षार युग्म इसको बोलते हैं, क्षार युग्म मिलते हैं।
कहा है कि डीएनए जो है वो इस प्रकार से, मान लो 2 स्ट्रैंड है तो इसको दाहिने तरफ से क्या करे, इसे घुमा दे, ठीक है। तो दक्षिणावर्ती कुंडलित होती है तथा पिच की जो लंबाई होती है, ये अभी पिच बताए थे इस प्रकार से, तो ये एक पिच जो है, इस पिच के बीच की जो लंबाई होती है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर, और इसी को हम लोग एंगस्ट्रॉम में कितना कहते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम बोल रहे हैं। तथा प्रत्येक पिच में इसमें जो नाइट्रोजन बेस पेयर की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 10 होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्षार युग्म के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, प्रत्येक क्षार युग्म के बीच की दूरी, प्रत्येक क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कह रहा है कि क्षार युग्म का मतलब एक क्षार युग्म हो गया, दूसरा G और C दूसरा क्षार युग्म हो गया। तो इनके बीच में ये वाला जो दूरी है, इस दूरी को बोला है कि 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देख सकते हैं 7 पॉइंट, फॉस्फेट एवं डीऑक्सीराइबोज, ध्यान रखना डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट एवं डीऑक्सीराइबोज शर्करा श्रृंखला में बाहर की ओर मौजूद होते हैं, श्रृंखला में बाहर की ओर मौजूद होते हैं। अभी हम डीएनए का एक सिंप्लीफाइड रेसिपी बनाते हैं, फॉस्फेट उसके बाद शर्करा तब नाइट्रोजन बेस। तो ये फॉस्फेट और शर्करा जो होते हैं वो हमेशा श्रृंखला में किधर की ओर होते हैं, बाहर की ओर मौजूद होते हैं। अभी बताया कि नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो जो नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डीएनए को क्या करता है, अस्टेबल बनाता है, उनको अस्थाई प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, क्षार युग्म के बीच मौजूद हाइड्रोजन बंध, क्षार युग्म के बीच मौजूद हाइड्रोजन बंध डीएनए को अस्टेबल या अस्थाई बनाता है, तो ये कुछ डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल जो है, डीएनए की जो दोहरी कड़ी संरचना होता है उसके आधार पर कुछ बातें बताई थी कि इन्होंने वाटसन एवं क्रिक ने। तो वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताई गई बातें जिनको हम लोग डीएनए के विशेषता के बाद रूप में पढ़े हैं। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसको समझने का कोशिश करिएगा। इसके बाद इस पहले नोट करिए इसको। इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है चारगाफ रोग, और उसके बाद सेंट्रल डोग्मा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।